अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करिएगा। माँ बाप तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है अमेरिकन डिप्लोमेट्स से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लाइक स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है विकास दिव्या कीर्ति फुल इंटरव्यू विद सौरभ द्विवेदी, गेस्ट इन दी न्यूज़ रूम। से ज़रा वहाँ पे किसी की ड्यूटी लगा देना, इनको एक खुराक पा जाएगा, है ना। हाँ भाई, शुरू किया जाए। आप लोग तैयार हैं? काफ़ी नया तजुर्बा होगा, इसे कैमरे को देखते हुए गौर करना। आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। अफवाहें। आप हैं अफवाह। गूगल पर जो अधिकांश बातें हैं वो गलत है। जैसे डेट ऑफ बर्थ को लेके गलत है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1973 है, लेकिन किसी ने 1976 बता दिया। अब 6 बता दिया तो फिर लोग कहते हैं कि 1996 में हो कैसे गया, तो 20 साल के थे, एग्ज़ाम कैसे देंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय आने का अकेला पर्पस था कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना था। मेरे पिताजी की भी इच्छा यही थी। विकास नेता बनेगा। हाँ, मतलब नेता भी छोटा मोटा नहीं, मतलब उम्मीद तो उनकी बड़ी थी। मुख्यमंत्री बनेगा और बड़ी थी। हमें कुछ आइडिया नहीं था कि ओबीसी क्या होता है, एससी क्या होता है, एसटी क्या होता है। बस ये देखा कि हमारे ग्रुप के अधिकांश लोग विरोधी आंदोलन में हैं, तो हमें होना चाहिए। 16.5 की उम्र में और क्या चाहिए इंसान को कि दिल्ली आए और सड़कों पे कर्फ्यू है, आप बसों के पीछे लटक रहे हैं, शीशे तोड़ पा रहे हैं, आप बसों के पीछे लटक रहे हैं, शीशे तोड़ पा रहे हैं। तो ये सब तो मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ, मैं उस आंदोलन में काफ़ी एक्टिव रहा। ये आस्किंग फॉर अ फ्रेंड वाला हो गया। फर्स्ट ईयर खत्म होने से पहले ही घर में कुछ समस्या आ गई। कोई ऐसा संकट आया कि उसके बाद जो समृद्ध परिवार था वो सड़क पे आ गया एकदम। तो मैंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम किसी तरह से दिया, और क्राइसिस परिवार के जिंदा रहने पे भी उस समय था। कुछ ऐसे संकट थे। मुझे निर्देश मिला कि इलेक्शन नहीं लड़ना है, तो मैंने फिर इलेक्शन नहीं लड़ा। निर्देश विद्यार्थी परिषद की तरफ से? मतलब कुछ ऐसे लोग जो वहाँ से भी कनेक्टेड थे और कॉलेज से भी थे, सीनियर से, उन्होंने बताया कि रिस्क है लाइफ का। और ये सही भी साबित हुआ, क्योंकि जिस व्यक्ति को इलेक्शन लड़वाया गया उसके बाद में चाकुओं से काफ़ी मारा गया, हालांकि वो जिंदा है। और 3-4 दोस्त मेरे उस समय के, जिनमें से 3 की मृत्यु हो चुकी है, जो इलेक्शन जीते थे उस समय। मैं 10-15 साल ऐसे दौर में रहा, स्ट्रगल सी जिंदगी में, लेकिन कभी रोया नहीं। और मैंने मान लिया था कि मैं पत्थर किस्म का इंसान हूँ। मतलब मैं सबसे ठीक से बात करता हूँ, बिहेव भी ठीक से करता हूँ, हेल्प भी करता हूँ। पर मुझे लगता था कि इमोशंस की इंटेंसिटी वैसी मेरे अंदर नहीं है जैसी किसी सामान्य व्यक्ति में होनी चाहिए। शायद फिलोसफी पढ़ के ऐसा हुआ होगा। लेकिन 3-4 साल पहले जब मेरी माँ की मृत्यु हुई, तो मेरा वो जो भ्रम था टूट गया। बुरी तरह से टूट गया। मैं 7-8 दिन तक बोल ही नहीं पाया उसके बाद। ये इंटरव्यू मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा रहने वाला है। मैं थोड़ा संकोची किस्म का आदमी हूं। मैं पहली बार जिंदगी में पर्सनल लाइफ पे बात कर रहा हूँ इस तरह से। वी आर ग्रेटफुल सर। पहले 2-3 चैनल्स की तरफ से मुझे निवेदन आया था, पर मैं संकोच में मैंने ये कहा कि देखो, मैं ना जो प्राइवेट है, पर्सनल है, बताना नहीं चाहता हूँ। बाकी में आपको रुचि नहीं होगी तो फिर कुछ मतलब है नहीं उसका। आपसे संबंध इतना अच्छा है कि मेरी इच्छा थी कि पहली बार कहीं बताऊँ तो यहीं बताऊँ, इसलिए थैंक यू। सौरभ और मैं पुराने परिचित हैं, लेकिन ऐसे नहीं जैसे कल शायद किसी ने बोला कि अब कॉलेज लाइफ में आप दोनों कैसे थे बताइए। तो हम कभी कॉलेज फ्रेंड्स नहीं रहे। गलती ये हुई कि जब मेडिकल हुआ, मुझे किसी ने बता दिया कि घुटने मिलेंगे तो ही पास होंगे। तो मैं बहुत जोर से मिलाने में लगा रहा, तो मुझे मतलब टच होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ताकत लगा के एकदम कोई। मतलब मुझे लगा कि फेल ना हो, जो मैंने और जोर से भिड़ा दिए घुटने। उन्होंने 1-2 बार पूछा भी कितना टच होता है। मैंने कहा हाँ, मतलब मैं तो कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। मैं तो और कॉन्फिडेंस में था कि देखो एकदम टच हो रहा है। और 2003 में जब लास्ट अटेम्प्ट आया, तो मैंने अपने दोस्तों से जो IAS IPS से उनसे पूछा। मैंने कहा ईमानदारी से बताना, मैं यहाँ सफल हूँ। और जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मुझे स्पिरिचुअल फीलिंग होती है। उससे अच्छा समय कोई नहीं होता मेरे लिए जीवन में। सच में IAS IPS में कुछ ऐसा दम हो कि ट्राई करना चाहिए तो बताओ, वरना मैं यहाँ खुश हूँ। मेंस मैंने बेंगलोर से दिया उस साल, और बेंगलोर से भी इस तरह से दिया कि यहाँ किसी को पता ना चले कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो मैं क्या करता था, जैसे आज एग्ज़ाम है, रात की फ़्लाइट से जाता था, एग्ज़ाम दोनों दिए, 5 बजे ख़त्म हुआ, 6:30 की फ़्लाइट से
9:30 बजे दिल्ली, क्योंकि सब वो पर्चा भी चेक कराने आएंगे। और दिल्ली की सड़कों पर घूमता था जानबूझ के कि देखिए कि मैं यही हूँ। मुखर्जी नगर में घूमता रहता था ताकि सबको आइडिया रहे कि तो यही है, कहीं दिखा भी नहीं। स्काई डाइविंग मैंने वहाँ पर किया अमेरिका में, बहुत शौक था मुझे करने का। तभी नई फिल्म आई थी उन दिनों जिसमें वो 3 लोग कूदे थे जिंदगी ना मिलेगी तो। हाँ, तो वो देखी थी तो मुझे लगा हम भी 3 लोग कूदे। एक वो जरूर बताइए जिस कव्वाली से आपके दिन की शुरुआत होती है। ये किसने बताया आपको? ये भी रिसर्च कहीं की। सोशियोलॉजी में कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि दुनिया उतनी सरल, एक आयामी, एक तरफा नहीं है जितना हम सोचते हैं। इतनी गारंटी है कि एक बेहतर इंसान बन जाओगे और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे अगर मेहनत की तो क्यों डरें ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। मैं तो इसी अप्रोच पे चलता हूँ कहीं पे, और मैं चाहता भी नहीं कि कोई यूपीएससी को इस भाव से तैयारी करे कि नहीं होगा तो मर जाऊँगा। इससे बढ़िया मत करो तैयारी भाई। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। ये गेस्ट इन द न्यूज रूम का नया एपिसोड है और हमको आ रहे हैं याद बच्चन अमिताभ। काहे से उनकी एक पिक्चर थी जिसका नाम था डॉन। उसमें होता एक गाना, क्या था, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। आप में से कई लोगों ने हमें ये आदेश दिया था। घिसी हुई लाइन है अगली, लेकिन मौजूद है, और आपका आदेश हमारे लिए अध्यादेश होता है, उस पर बहस की ज़रूरत नहीं होती है। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज के हमारे मेहमान हैं हमारे गुरुजी, आप लोगों के भी गुरुजी, ज़्यादातर लोगों के, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए सर, हमने तो जब पहली बार आपका नाम सुना तो हम तो पत्रकारिता शुरू कर चुके थे, जेएनयू में पढ़ते थे, तो हमारे साथ के लोग और सीनियर बड़ा ऐसे भोकाल काटते थे आके। तो हम तो तब से सुन रहे हैं 2005-06 से। पर फिर हमने जब बाद में भी रिसर्च टीम का सब देखा तो हमको लगा कि आप बड़ी बाली उम्र में मास्टर बन गए हैं। कितने साल के थे जब आपने पढ़ाना शुरू कर दिया? सिविल सर्विसेज के लिए मैंने पढ़ाया पहली बार लगभग 24 की उम्र में। आप 24 साल के थे? हाँ। और आप पढ़ा रहे थे सिविल सर्विस? 24 and half ऑलमोस्ट। तो कैसे हुई इस सिलसिले की शुरुआत? शुरुआत इसलिए हुई थी कि फाइनेंशियल क्राइसिस था और उधारें बहुत थी सिर पे, उनको चुकाना था। सिलेक्शन मेरा हो चुका था उस समय तक पहले अटेम्प्ट में, लेकिन ज्वाइनिंग में भी समय था, तो इच्छा थी कि ज्वाइनिंग से पहले उधारें चुका दूं। तो उस समय मेरा एक स्टूडेंट था जो अब काफ़ी बड़ा लेखक बन गया, उसकी जिद थी कि मुझे हिंदी साहित्य पढ़ना है और आपसे ही पढ़ना है। तो उसकी जिद पर ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसने छोटे छोटे पोस्टर बनाए, लगाए, तो 12 बच्चे इकट्ठे हुए। तो उन 12 किस बरस की बात है? ये 1998 की बात है। 1998 की। 1998 के सेकेंड हाफ की बात है। तो तब पहली बार पढ़ा है, उसके बाद फिर तो सिलसिला चल ही पड़ा। अच्छा, ये आपने 2 बातें कही, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। अफवाहें। आप हैं अफवाह आप नहीं, कई सही भी होंगी बहुत सारी चीज़ों में। कहा गया कि आपके जो माता पिता हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी साहित्य के अध्यापक हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से पता है कि सत्य नहीं, पर मैं जानना चाहता हूँ आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। मेरे पिताजी हरियाणा राज्य में एक विश्वविद्यालय है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, उससे एफिलेटेड कॉलेजेस में हिंदी के अध्यापक रहे हैं। उस समय वहाँ लेक्चरर, रीडर इस तरह से हुआ करता था, जो आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर होता है। मेरी माँ स्कूल की टीचर थी, पीजीटी रैंक पे, जो स्कूल लेक्चरर, जिसको इंटर कॉलेज के लेक्चरर आप लोग बोलते हैं शायद उत्तर प्रदेश में, तो वो हरियाणा में एक शहर है भिवानी, वहीं वो एक स्कूल में पढ़ाती थी। मैं उसी स्कूल में पढ़ा हूँ। तो हम 3 भाई हैं, तीनों वहीं पढ़ते थे, माँ वहीं पढ़ाती थी, हिंदी ही पढ़ाती थी।
अच्छा। तो ये बात सही है कि मेरे पेरेंट्स हिंदी साहित्य से हैं, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय से उनमें से कोई भी नहीं है, वहाँ से मैं हूँ। तो भिवानी में स्कूलिंग हुई, फिर उसके बाद? मैं 12वीं क्लास जब ख़त्म हुई तो फिर दिल्ली आ गया था, और दिल्ली विश्वविद्यालय आने का अकेला पर्पस था कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना था। मेरे पिताजी की भी इच्छा यही थी। विकास नेता बनेगा? हाँ, मतलब नेता भी छोटा मोटा नहीं, मतलब उम्मीद तो उनकी बड़ी थी। मुख्यमंत्री बनेगा? और बड़ी थी। अरे उनके मन में ऐसा था। और मैं स्टूडेंट लाइफ में स्कूल में ही पॉलिटिक्स में एक्टिव था काफ़ी। मैं जिस स्कूल में था वहाँ एक संसद हुआ करती थी, तो संसद में हर बार जीतता था, कई बार जीता हूँ इलेक्शंस। ऐसे वोटिंग होती थी? पूरी वोटिंग, प्रॉपर वोटिंग होती थी। उसमें 4 हाउसेस थे, उसमें हर एक हाउस से करीब 30-35 लोग होते थे जो चुने जाते थे। फिर उन 150 के करीब लोगों की एक समर्थ बाल संसद हुआ करती थी। विद्या भारती का स्कूल था, आरएसएस की बैकग्राउंड से, आप भी तो ऐसे स्कूल से पढ़े ही हैं जी। तो समर्थ बाल संसद नाम से एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिखाने का मंच था। तो चारों हाउसेस से करीब 30-40 लोग उसमें हुआ करते थे, 150 लोग कुल होते थे। फिर उसमें इलेक्शंस होते थे जिसमें 150 लोग वोट डालते थे। तो उसमें मैं हर बार जीता हूँ। 12वीं क्लास में जब था तब मैं उसका प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल था, क्योंकि 12वीं क्लास के बच्चे इलेक्शन लड़ सकते थे। उस साल कुछ वजहों से इलेक्शन कैंसिल हो गया था, वो वजहें बताना ठीक नहीं होगा, लेकिन कैंसिल हो गया था, तो वो इलेक्शन हो नहीं पाया। पर उससे पहले मैं हर साल इलेक्शन जीता था वहाँ पर। तो मेरा एक्सपीरियंस था पॉलिटिक्स का। तो वहाँ वो वाले वाउचर बांटते थे आप लोग जो डीयूम बंटते हैं, डीजे नाइट? उतने तो नहीं, लेकिन हाँ, पहली बार मैंने बांटे थे वहाँ पर। मतलब बहुत छोटे, सिर्फ इतना कि समर्थ बाल संसद को समर्थ बनाएं, मुझे जिताएं, इस तरह के छोटे। नहीं, ये तो प्रचार वाले हो गए। जो डीयू में होता है कि वो डांस पार्टी, रेन पार्ट है, क्या होता है? सोशल्स होते हैं। एक बॉयज हॉस्टल डीयू का, जैसे फॉर हिंदू का बॉयज हॉस्टल होगा, और आईपी कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल के बीच में सोशल होता है, जैसे मोहब्बतें में दिखाया गया था। अच्छा, अगर हमें वोट दोगे तो हम ये करवाएंगे? नहीं, वोट मांगने के लिए क्या क्या करते हैं? वोट पाने के लिए वाटर पार्क लेके जाते हैं, बाहर ट्रिप कराते हैं, क्योंकि मेरे जो कॉलेज में हुआ था। हाँ, पंजाब में क्या होता है? गोवा ट्रिप। तो आप भिवानी में 11वीं कक्षा में क्या प्रॉमिस कर रहे थे अपने वोटर्स को? वहाँ ये सब ना तो होता था ना हो सकता था, क्योंकि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका भी तो माहौल होता है ना जी। तो वहाँ सिर्फ ये था कि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बेसिक ट्रेनिंग देने की कोशिश थी। हाँ। तो उसमें स्पीच होती थी, इलेक्शन स्पीच होती थी, उसमें आप अपना जो एजेंडा है वो रखते थे। जैसे मेरा एजेंडा हमेशा स्पोर्ट्स को लेके, डिबेटिंग, इन एक्टिविटीज़ को लेके ज़्यादा रहता था। पढ़ाई में मैं बहुत औसत किस्म का विद्यार्थी रहा हूँ, तो वो मेरा एजेंडा कभी था भी नहीं, बाकी रहता था। तो वो प्रैक्टिस थी ही। और मेरे पिताजी की बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि घर से एक बच्चा पॉलिटिक्स में जाए। मैं सबसे छोटा था, हरकतें भी ऐसी थी। तो अकेला उनका एजेंडा ये था कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आऊँ, ABVP ज्वाइन करूँ, दूसरे प्रेसिडेंट बनूँ, फिर कुछ और बड़ा करूँ। फिर आपने कौन सा कॉलेज ज्वाइन किया दिल्ली आके? अब वो कह सकते हैं कि मिस्टेक हुई, या टर्निंग पॉइंट वही हो गया। तो जब मैं दिल्ली स्टेशन पे उतरा पहली बार, तो स्टेशन से उतरते ही बाहर पता लगा एक कॉलेज यहीं पर है। तो मैं बहुत रैंडम किस्म का जीवन जीता हूँ, मैंने बहुत सोचा नहीं, वहीं एडमिशन ले लिया जाकिर हुसैन कॉलेज में। तो मेरी परसेंटेज ठीक थी, मतलब मैं कैंपस में एडमिशन मिल जाता। एक मेरा दोस्त था, उसका एडमिशन जाकिर हुसैन में ही हुआ था। तो जब मैं दिल्ली पहुँचा, वो दिल्ली में रहता था उस समय, उसके पेरेंट्स भिवानी में थे, तो मेरा उससे कॉन्टैक्ट था। तो जब मैं दिल्ली स्टेशन पहुँचा तो वो मुझे मिला और उसने बताया उसका एडमिशन यहीं पड़ोस में कॉलेज में हो गया है। तो फिर छोटे कस्बे वाले लोग बहुत सोचते नहीं है, वो दोस्ती निभाने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। तो फिर दोस्ती निभाई, मैंने एडमिशन वहीं ले लिया। लेकिन वहाँ ABVP से पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने की संभावना खत्म हो जाती है। क्यों? जाकिर हुसैन कॉलेज की पॉलिटिक्स अलग किस्म की है। वहाँ पार्टियाँ नहीं चलती, NSUI, मतलब उस समय तो नहीं चलती थी, आजकल मुझे नहीं पता क्या स्टेटस है। लेकिन वहाँ मैं 3 साल में काफ़ी पॉपुलर हो गया था। फर्स्ट ईयर जब मैं आया, 1990 की बात है, तो मंडल कमीशन उसी समय आ गया। समझ तो थी नहीं उस समय, तो हम भी आंदोलन में उतर गए बिना समझे। आरक्षण विरोधी आंदोलन? जी। सब उतरे थे तो हम भी उतर गए थे। हमें कुछ आइडिया नहीं था कि OBC क्या होता है, SC क्या होता है, ST क्या होता है, कभी सुना ही नहीं था, समझा ही नहीं था। बस ये देखा कि हमारे ग्रुप के अधिकांश लोग विरोधी आंदोलन में हैं, तो हमें होना चाहिए। और 16.5 की उम्र में और क्या चाहिए इंसान को कि दिल्ली आए और सड़कों पे कर्फ्यू है,
आप बसों के पीछे लटक रहे हैं, शीशे तोड़ पा रहे हैं, टायर में आग लग रही है, वो माहौल देख के बड़ा रोमांच होता था। तो ये सब तो मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ मैं उस आंदोलन में काफ़ी एक्टिव रहा। ये आस्किंग फॉर अ फ्रेंड वाला हो गया। हाँ ये सब नहीं किया, लेकिन मतलब बाकी पुलिस की पिटाई विटाई वो सब झेला, ठीक से झेला। अच्छा, पुलिस ने मार धरी आपकी? हाँ वो सब हुआ। वो तो 2-3 बार हुआ कॉलेज लाइफ में, एक बार एकदम नहीं। थम लिखने वालों को एक वो मिल गया कि विकास दिव्यकीर्ति को पुलिस ने क्यों पीटा। तो एक बार पर पुलिस हमने सुना इस तरह के आंदोलनों में जब पकड़ती थोड़ा हाँ रहम तो रखती है। एक नारा हम लगाते भी थे, अंदर की ये बात है पुलिस हमारे साथ है। तो जब पुलिस आसपास दिखती थी, हम सबका एक ही नारा होता था, ताकि पुलिस मारे नहीं हमें। पुलिस मारती भी नहीं थी, लेकिन जब चीजें आगे बढ़ गई, जब एक आत्मदाह हुआ, फिर कई आत्मदाह कहीं से होने लगे, राजीव गोस्वामी का हुआ, फिर राजीव गोस्वामी को बचाने के लिए पूरा देश, पूरी सरकार घुटनों पर आ गई थी। उस समय एम्स में वो थे। उसी समय मैंने फैसला किया कि मैं बीकॉम ऑनर्स छोड़ दूं, क्योंकि उसमें पढ़ना पड़ता था ज़्यादा। आप बीकॉम में थे? हाँ मैं बीकॉम ऑनर्स में था। मैंने +2 कॉमर्स अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स से की है। अच्छा जी। अब बीकॉम ऑनर्स में दिक्कत थी कि पढ़ना ज़्यादा पड़ता था, और मेरी वो फितरत थी नहीं उस समय। और फिर मेरे आसपास सब लोग बोल रहे थे कि IAS की तैयारी करेंगे, तो मुझे लगा ठीक है मैं भी कर लूँगा IAS की तैयारी। IAS क्या होता है मुझे बहुत आइडिया नहीं था उस समय तक। तो सबने कहा कि IAS के लिए हिस्ट्री अच्छा रहता है, तो मैंने फिर चेंज करवाया अपना बीकॉम ऑनर्स से हिस्ट्री ऑनर्स। ये उसी समय की बात है जब राजीव गोस्वामी एम्स में इलाज चल रहा था, उसी समय की बात है। तो उस समय हालत ये थी कि पीतमपुरा में रहता था, एक हॉस्टल था हमारा छोटा सा, और जो HOD थे उनसे साइन करवाना था चेंज करने के लिए, वो साकेत में रहते थे। मंडल कमीशन था, कर्फ्यू था, तो मैं पीतमपुरा से साकेत पैदल गया था एक बार, करीब 25 किलोमीटर उस दिन। पैदल का मतलब 90% पैदल, बीच में कोई स्कूटर वाला मिल गया तो लिफ्ट मिल गई थोड़ी सी, ऐसे करते करते, और फिर साइन करवा के फिर वापस आए। फिर सब्जेक्ट चेंज हुआ। पढ़ा मैंने हिस्ट्री भी नहीं, लेकिन हाँ हिस्ट्री में ये था कि पढ़ाई कम करनी पड़ती थी, काम चल जाता था। तो 3rd ईयर में जब मैं आया तो मैं कॉलेज में इलेक्शन लड़ने की स्थिति में था प्रेसिडेंट का। मतलब पॉपुलैरिटी मेरी इतनी थी कि मैं जीत जाता उस साल। क्या वजह थी पॉपुलैरिटी की? मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्टिव रहा हूँ कॉलेज में भी, डिबेटिंग सर्कल्स में, पोइट्री में, मंचों पे, हर चीज़ में। फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना हो, हर चीज़ में रहता था। क्लास को छोड़ के क्लास के बाहर हमेशा एक्टिव रहता था। दोस्त बहुत बन जाते थे मेरे। और वहाँ हिंदू वर्सेस मुस्लिम थोड़ा सा भाव रहता है पॉलिटिक्स में। मेरी छवि ये थी कि मैं ABVP से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन कुछ छवि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की पॉलिटिक्स में थी केंद्र में, उदार दक्षिणपंथी वाली थी। तो मुस्लिम दोस्त भी लगभग कंफर्टेबल थे, आज भी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन फिर उस समय कुछ ऐसा हुआ कि मुझे निर्देश मिला कि इलेक्शन नहीं लड़ना है, तो मैंने फिर इलेक्शन नहीं लड़ा। निर्देश विद्यार्थी परिषद की तरफ से? मतलब कुछ ऐसे लोग जो वहाँ से भी कनेक्टेड थे और कॉलेज से भी थे, सीनियर से, उन्होंने बताया कि रिस्क है लाइफ का। और ये सही भी साबित हुआ, क्योंकि जिस व्यक्ति को इलेक्शन लड़वाया गया उसके बाद में चाकुओं से काफ़ी मारा गया, हालांकि वो जिंदा है। और 3-4 दोस्त मेरे उस समय के, जिनमें से 3 की मृत्यु हो चुकी है, जो इलेक्शन जीते थे उस समय। इसी तरह की घटनाओं में कहना मुश्किल है। सामान्य मृत्यु तो नहीं 3 की मृत्यु हुई, सामान्य किसी की भी नहीं हुई। लेकिन ये सीधे कहना कि इलेक्शन की वजह से मरे मुश्किल है, क्योंकि इलेक्शन के काफ़ी दिन के बाद मरे। 2 की हत्या हुई सरेआम, एक की DTC की बस में चाकू मार के, फिर वो नीचे टायर के नीचे आ गया था। एक को दिन में 12 बजे गोली मार दी गई थी भजनपुरा में। बड़ा अच्छा डिबेटर था वो लड़का। और जुर्म उनका ये था कि वो जाकिर हुसैन से अध्यक्ष ही जीते थे। उनमें से हाँ वो दोनों जीते थे, मुझसे अगले साल में जीते थे। दोस्त थे मेरे दोनों, काफ़ी अच्छे दोस्त थे। एक और था जो जिस साल जो जीता था लड़का, हमारा नियम था कि जो इलेक्शन जीतेगा वो प्रेसिडेंट, जो हारेगा नंबर 1 पे वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा। तो जिसको हमने इलेक्शन लड़वाया अपने दोस्त को, वाइस प्रेसिडेंट बना, हार गया था इलेक्शन, तो उसको खूब चाकू लगे थे इलेक्शन के एकदम बाद। जो जीता था उसकी कुछ साल के बाद मृत्यु हुई अपोलो हॉस्पिटल में। मुझे नहीं पता कैसे हुई, लेकिन कुछ दोस्त कहते हैं कि शायद कोई फैक्टर था ऐसा, मुझे नहीं पता। तो वो उस समय की पॉलिटिक्स में ऐसी चीज़ें ज़्यादा थी। अब तो शायद बहुत साफ सुथरा है, अब तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है वो। थोड़ा मैं विषयांतर करूँगा। आप दर्शन पढ़ाते हैं? जी, मतलब मैं दर्शन आजकल नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने लगभग पढ़ाया है, 7-8 साल पढ़ाया है। दर्शन पढ़ने और पढ़ाने वाला व्यक्ति
अपने दुख को कैसे प्रोसेस करता है? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, तो आई एम श्योर आपके बोलते बोलते आपके दिमाग में वो इमेज भी फ्लैश हुआ होगा। मतलब दर्शन पढ़ने से सिर्फ इतना है कि दुख की इंटेंसिटी झेलने की क्षमता तो आ जाती है। अब थोड़ा सा खुद को न्यूट्रल कर पाते हैं, थोड़ा सा जो इलियट की भाषा में मैं और वह का जो अंतर है वो थोड़ा सा बन जाता है, तो थोड़ा साक्षी भाव से देखने की क्षमता दर्शन देता है। अपने दोस्त का दुख ही नहीं, अपना दुख भी हो तो थोड़ा सा डिस्टेंस से देख पाते हैं, लेकिन वो डिस्टेंस कुछ क्षणों में तो खत्म हो ही जाता है, कितना भी डिस्टेंस हो। जैसे मैं दर्शन पढ़ने के बाद ये मानता था कि जैसे मैं रोता नहीं हूँ आमतौर पर कभी भी, जबकि मेरा मानना है कि रोना बहुत ज़रूरी चीज़ है, हर पुरुष को विशेष रूप से रोना चाहिए। मतलब महिलाओं को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो रो लेती हैं स्वाभाविक रूप से, जो कि अच्छी बात है। पुरुष रोते नहीं हैं इससे ज़्यादा ज़रूर महत्वपूर्ण है कि पुरुष रो नहीं पाते हैं, सामाजिक दबाव ज़्यादा रहता है उनके ऊपर। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, नैन्सी कोडोरो सिगमंड फ्रॉइड की स्टूडेंट का एक थीसिस है पूरा इस पर, द मेल इन एक्सप्रेसिवनेस, उसमें बड़ा अच्छा लिखा है उन्होंने। तो मैं 10-15 साल ऐसे दौर में रहा, स्ट्रगल सी ज़िंदगी में, लेकिन कभी रोया नहीं। और मैंने मान लिया था कि मैं पत्थर किस्म का इंसान हूँ, मतलब मैं सबसे ठीक से बात करता हूँ, बिहेव भी ठीक से करता हूँ, हेल्प भी करता हूँ, पर मुझे लगता था कि इमोशंस की इंटेंसिटी वैसी मेरे अंदर नहीं है जैसी किसी सामान्य व्यक्ति में होनी चाहिए। शायद फिलोसफी पढ़ के ऐसा हुआ होगा। लेकिन 3-4 साल पहले जब मेरी माँ की मृत्यु हुई तो मेरा वो जो भ्रम था टूट गया बुरी तरह से टूट गया। मैं 7-8 दिन तक बोल ही नहीं पाया उसके बाद। और संयोग से हमारे यहाँ जो हम जिस परंपरा से हैं, हम लोग मूलतः पंजाब से हैं। हरियाणा तो पंजाब से अलग हुआ 66 में, लेकिन मूल रूप से पंजाब से हैं। और आर्य समाज से मेरे पेरेंट्स बिलोंग करते हैं और वो आरएसएस से ही बिलोंग करते हैं जी। तो हमारे यहाँ एक परंपरा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक अच्छा, ठीक। तो एक परंपरा हमारे यहाँ की जब मृत्यु के बाद चौथा दिन होता है उस दिन एक श्रद्धांजलि सभा होती है। तो जब माँ की मृत्यु हुई 2018 में नवंबर में 12 नवंबर को, तो चौथे दिन मृत्यु के दिन पहला मानते हैं, तो 15 नवंबर को वो सभा हुई। तो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि उसका संचालन मैं करूँ मंच का। अब उसमें 1000 लोग लगभग आए हुए थे। ये भिवानी में? दिल्ली की बात है, दिल्ली की बात है। क्योंकि मुझे मंच का अनुभव है तो मुझे लगा कि ठीक है मैं कर लूँगा, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जब वो शुरू हुआ तो मुझे काफ़ी समय लगा पहला शब्द बोलने में, और फिर मैं बोल नहीं पाया, और काफ़ी देर के बाद बोल पाया, फिर सहज हुआ। तो दर्शन है, लेकिन दर्शन कितना भी पढ़ लो उसके बाद ऐसा थोड़ा कि आप इमोशंस मर जाएंगे। ये ज़रूर है कि उनको न्यूट्रलाइज करने की क्षमता बढ़ जाती है। नॉर्मली जिन चीज़ों से कोई व्यक्ति बहुत उछलेगा या ज़मीन पे गिर के रोने लगेगा, शायद मेरा रिस्पॉन्स उसकी तुलना में 10% ही होगा, पर किसी इंटेंस मूवमेंट में तो चीज़ें बदल जाती हैं। पर वो मेरी माँ की मृत्यु के बाद ऐसा मोमेंट कभी नहीं आया फिर से। वापस जाते हैं, मैं तो विषयांतर में आ गया था। तो आप पॉपुलर थे, लेकिन आपके शुभचिंतकों को समझ में आया कि जान है तो जहान है। आप चुनाव नहीं लड़े, ग्रेजुएशन पूरा हो गया, फिर ये इंटरव्यू मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा रहने वाला है। ये इंटरव्यू आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और जिन बातों को आप कहते हैं और उनको लोग बहुत मानते हैं, दर्शन से जुड़ी बातें, विवाह से जुड़ी, प्रेम से जुड़ी, फेमिनिज्म से जुड़ी बातें, उन पर हम आएंगे धीमे धीमे। लेकिन हमारा मकसद ये है डॉक्टर साहब कि बहुत सारे लोग पहली मर्तबा देख रहे होंगे, तो उनको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए। और हमें ऐसा लगता है, वी माइट बी रॉन्ग, कि हमारे कुलजमा जो विचार होते हैं वो हमारे इर्द गिर्द के जो हालात हैं, हम जिन चीज़ों से होके गुजरे हैं, उनसे उसकी सबसे बड़ी निर्मित होती है। बाकी जो हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो तो है ही। तो एक बेसिक थोड़ा सा आउटलाइन हो जाए इसलिए। इसमें एक थोड़ा सा और पेश भी है कि जब मैं 1990 में दिल्ली आया तो मैं एक समृद्ध मध्यम वर्गीय परिवार से आया था। समृद्ध का मतलब ये कि हमारी पूरी गली में 2 घरों में टीवी था, उनमें से एक घर हमारा भी था। तो उस समय समृद्ध का मतलब था कि टीवी है घर में, कार तो नहीं होती थी, स्कूटर था घर में, तो इसका मतलब समृद्ध परिवार था हमारा। और मेरे पिताजी ने मेरी हरकतों को देख के ये भी कहा था कि तुम दिल्ली जाओगे तो मैं तुम्हें बाइक दिलवा दूंगा। मैं मतलब ड्राइविंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, मैं खूब ड्राइव करता हूँ अभी भी। हाँ, बहुत ड्राइव करता हूँ मैं। मतलब मैं दिल्ली से मुंबई बिना रुके चला चुका हूँ, दिल्ली से पटना बिना रुके चला चुका हूँ।
नॉन स्टॉप? हाँ, 24 घंटे लगातार। मतलब ये मेरा शौक है, बहुत गहरा शौक है। ये बात 3-4 साल पहले की है लास्ट, जब मैं गुजरात से, गोवा से बल्कि एक बार दिल्ली आया था। तो मतलब बिना ब्रेक का मतलब बीच में एक बार चाय के लिए 5 मिनट रुके, उतना बस, वैसे कहीं स्टे नहीं। तो उस समय तो कार का मतलब नहीं था, तब बाइक की ड्राइविंग का शौक था। तो मैं बाइक खूब चलाता था, किसी भी दोस्त की लेके। वो तो हॉस्टल में जब बाइक होती है, वो साझा बाइक होती है सभी की, तो सब लोग मिलके चलाते थे। तो मुझे ये कहा गया था कि तुम दिल्ली जाओगे, इलेक्शन अगर लड़ोगे तो ज़रूरत पड़ेगी बाइक दिलवा देंगे। और मेरा इलेक्शन लड़ने के बराबर टक्कर का ख्वाब था बाइक होना। लगभग दोनों बराबर टक्कर के ख्वाब थे उस समय। और बाइक होने के साथ ये भी कि बाइक पे कोई फिर पीछे बैठेगा भी, बाइक होगी तो अकेले थोड़ा चलाएंगे, बाइक पे तो कोई होगा भी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो मैं बहुत डिस्कस करने से बचूंगा। फर्स्ट ईयर खत्म होने से पहले ही घर में कुछ समस्या आ गई, कोई ऐसा संकट आया कि उसके बाद जो समृद्ध परिवार था वो सड़क पे आ गया एकदम। तो मैंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम किसी तरह से दिया, सिर्फ इसलिए कि एग्ज़ाम दे दूं। और क्राइसिस परिवार के ज़िंदा रहने पे भी उस समय था, कुछ ऐसे संकट थे। तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मेरे 44.5% मार्क्स हैं, जो मेरे अब तक के सबसे ख़राब अंक वहीं थे, हिस्ट्री ऑनर्स में, वही हिस्ट्री ऑनर्स। तो उसके बाद फिर मुझे फर्स्ट ईयर ख़त्म होते ही, मैं 17.5 साल का था, मुझे नौकरी करनी शुरू करनी पड़ी। तो उस उम्र में नौकरी तो मिलना आसान नहीं होता, तो मैं सेल्समैन बना पहले, सबसे पहले कैलकुलेटर बेचता था। कालका जी शायद आपने देखा होगा, वहाँ एक तारा अपार्टमेंट नाम की जगह है, उस तारा अपार्टमेंट में ही एक कंपनी ऑपरेट होती थी कैलकुलेटर्स की। तो मैं उनका सेल्समैन था और घर घर जाके, दुकानों पे जाके उसको बेचना होता था। बिकते थे नहीं मुझसे, बड़ा मुश्किल काम था वो। तो फिर बड़ा उस समय एलियनेशन होने लगा, बहुत ज़्यादा एलियनेशन। मतलब सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है वाला भाव ज़्यादा आता था, पर कोई चारा था नहीं। मैं भी, मेरे बड़े भाई भी, वो भी अमेरिका में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। हम 3 भाई हैं। जो बीच वाले भाई हैं वो उस समय इंजीनियरिंग कर रहे थे चंडीगढ़ से, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से, पैक से। वो भी CBI में DIG रैंक पे हैं, वो भी सिविल सर्वेंट हैं। तो वो क्योंकि पढ़ाई कर रहे थे, तो हम दोनों भाइयों ने फिर मोर्चा संभाला, नौकरियां की सेल्समैन की। वो भी सेल्समैन थे, मैं भी सेल्समैन था। तो करीब 1-2 साल तक घर यूं ही चला। मंडल कमीशन की वजह से फर्स्ट ईयर में डिबेट्स DU में नहीं हो पाई थी, लेकिन सेकेंड ईयर में डिबेट शुरू हो गई। डिबेटिंग में प्रोफेशनल डिबेटर था, स्कूल में भी और कॉलेज में भी। प्रोफेशनल मतलब वो मेरा, मतलब धंधा पानी कह लीजिए, वही था। क्या कुछ उसमें कैश प्राइज मिलता था क्या? DU में कैश प्राइज मिलते थे। स्कूल के लेवल पे तो कैश नहीं मिलता था, कप मिलते थे। तो कप बहुत सारे थे, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं था उससे। मतलब सम्मान होता था, लेकिन बाकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी। तो DU में उस समय डिबेटिंग का मतलब था कि साल भर में 5 अच्छी डिबेट्स में 1000 रुपये का प्राइज़ होता था लगभग, हाईएस्ट। आजकल तो लाखों में हो गया है। कुछ डिबेट्स पे 700 रुपये, कुछ में 500 रुपये, लेकिन उस समय एक महीने का खर्चा 600 रुपये होता था हॉस्टल का हमारा। अच्छा। तो मैं एक साल में डिबेटिंग में करीब 40-50 डिबेट्स जीत लेता था साल भर में, और करीब 20-25 हज़ार रुपये कमा लेता था साल भर में। ये इकोनॉमी का डिबेटिंग मॉडल है। अब मतलब मेरी मजबूरी भी थी, कोई रास्ता भी नहीं था मेरे पास। लेकिन उसमें क्राइसिस ये था कि सारी डिबेट्स दिसंबर से फरवरी के बीच में होती थी, और खर्चा साल भर करना होता था। तो हॉस्टल हमारा प्राइवेट हॉस्टल ही था, तो उसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, मैं हॉस्टल में भी ठीक ख्याति वाला व्यक्ति था, तो वहाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं सारे पैसे दिसंबर में दूंगा। डिबेट आएंगी, तेरा भाई जाएगा, जीत के आएगा, भुगतान हो जाएगा। तो उधारे चलती थी दिसंबर से फरवरी तक में। पहले का बैलेंस भी, कभी कभी अगले 6 महीने का एडवांस भी देता था। तो मैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में डिबेटिंग प्लस सेल्समैनशिप। लेकिन जब मैं डिबेटिंग में थोड़ा सफल हुआ तो सेल्समैन की जॉब छोड़ दी मैंने। फिर मैंने और मेरे बड़े भैया ने मिलकर एक कंपनी शुरू की। सबसे पहला स्टार्टअप हमने वहीं किया, एक छोटी सी कंपनी जिसका काम प्रिंटिंग का था। प्रिंटिंग का? विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट करना, लेटर हेड्स प्रिंट करना। क्योंकि हमारी फैमिली में एक दूर के रिश्ते के बड़े भैया वो काम करते थे। मैंने उनके पास 2 महीने जाके सीखा काम, अपने हाथ से प्रिंटिंग के सारे मतलब गुर सीखे। कैसे स्क्रीन प्रिंटिंग एक खास विधा है, पता नहीं आप जानते हैं नहीं। स्क्रीन प्रिंटिंग में हाथ से प्रिंटिंग होती है सारी की सारी। तो वो उस समय नया चलन था।
तो विजिटिंग कार्ड उस समय उससे प्रिंट होते थे। और उस समय उसी के एकदम बाद फोटोग्राफिक प्रिंटिंग पहली बार आई थी, फोटोग्राफ्स वाली मशीन से विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट करना, जिसमें कलर्स आते थे पूरे के पूरे, इमेजेस भी आती थी। तो मैंने उन दोनों कामों को कुछ दिन नौकरी करने के बाद, मतलब पहले नौकरी के सेल्समैन की इसमें कैलकुलेटर्स में, फिर इसमें अपने बड़े भैया के पास नौकरी की, फिर एक इंडिपेंडेंट कंपनी में प्रिंटिंग की नौकरी की, फिर अपनी कंपनी शुरू की प्रिंटिंग की, हम दोनों भाइयों ने मिलके। और हम लोग मतलब सफल उद्यम कर पाए, काफ़ी सफल उद्यम कर पाए। ये ग्रेजुएशन के साथ साथ चल रहा ये था? ग्रेजुएशन के साथ चल रहा था, सेकेंड और थर्ड ईयर में चल रहा था, साथ में डिबेटिंग। तो डिबेट जब होती थी फिर मैं काम छोड़ के डिबेट में जाता था, जीत के वापस आता था, फिर कार्ड प्रिंट करता था, तो ऐसे काम चलता था। वो जो आपके मित्र हैं जो हमें दृष्टि के बहुत सारे वीडियोस में भी दिखते हैं, विजेंद्र जी, विजेंद्र, हाँ, वो मेरा फर्स्ट ईयर से ही दोस्त है। हम लोग जाकिर हुसैन कॉलेज में साथी थे, वो हिंदी ऑनर्स में, मैं हिस्ट्री ऑनर्स में। पर फर्स्ट ईयर में क्योंकि मंडल का मिशन रहा तो हमारा मिलना नहीं हुआ। सेकेंड ईयर में हम लोग डिबेटिंग पार्टनर्स हुए और हम लोग DU में उस समय मतलब काफ़ी धाक थी। मतलब हम लोगों की टीम कहीं जाए तो जनरली ट्रॉफी मिल जाती थी, 10 में से 9 बार ऐसा होता था। He is being modest. कि 10 में से 9 बार तो होता ही था और एक आध बार नहीं भी होता था, सही बात है। थर्ड ईयर में हम लोग साथ रहने लगे। नई दिल्ली स्टेशन के सामने थॉमसन रोड एक जगह है, वहाँ मेरे एक दोस्त के पिताजी ACP थे उस समय, उनको घर मिला हुआ था, तो उन्होंने हमें रहने की जगह दे दी वहाँ पर एक कमरे में। तो विजेंद्र में वहाँ साथ में रहे और वहीं रह के ग्रेजुएशन की फाइनल तैयारी की हमने। फाइनल फिर UPSC? वो उसके बाद की बात है। जब थर्ड ईयर में ये सब हो गया तब तक हमारे घर की स्थितियाँ थोड़ी सेटल हो गई थी। हम भिवानी छोड़ चुके थे, तब फरीदाबाद में सेटल हुए थे। कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स वगैरह थे जिसमें चीज़ें खराब हुई थी। पिताजी की नौकरी भी लगभग छूट गई थी उस समय, हालांकि बाद में उनको मिल गई शायद कोर्ट के इंटरवेंशन से। माँ की नौकरी छूट गई थी, तो हम 2 भाइयों पर दारोमदार था पूरे परिवार का उस समय। थर्ड ईयर ख़त्म होते होते पेरेंट्स फिर सेटल हो गए थे। माँ को नई नौकरी मिल गई थी, पिताजी की नौकरी रीइंस्टेट हो गए थे वो नौकरी में। तो उन्होंने ये कहा कि अब तुम अपना सपना पूरा करो, पॉलिटिक्स या जो भी। तब तक सिविल सर्विसेज भी दिमाग में आने लगा था, क्योंकि मैं जिस हॉस्टल में था वो संकल्प एक समूह है, आप जानते होंगे, संघ का प्रकल्प। हाँ, RSS का प्रकल्प था। मैं उसी में था, संकल्प हॉस्टल में। क्योंकि मैं उसी बैकग्राउंड से हूँ तो मैं स्वाभाविक रूप से उसी हॉस्टल में गया। उसको जो चलाते हैं वो मेरे लोकल गार्जियन हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, आज भी पिता तुल्य हैं। तो फिर मैं दिल्ली वापस आया। इस बीच में 2 साल में फरीदाबाद से रोज़ दिल्ली अप डाउन कर रहा था, जो लोकल ट्रेन्स होती हैं उससे आता था। दिल्ली में काम करके रात को घर चला जाता था। ग्रेजुएशन के बाद फिर मैं आया तो विजेंद्र भी, मैं भी, 2 और दोस्त थे हमारे उस समय। हम चारों ने पांडव नगर, एक जगह आप शायद जानते होंगे, मयूर विहार के पास ही है जी, वहाँ एक फ्लैट लिया। विनोद नगर, पांडव विनोद नगर। हाँ जी, नगर, एग्जैक्टली। हाँ? क्या चीज़? दद्दा वहीं रहते हैं? अच्छा 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 अच्छा। तो पांडव नगर में एक फ्लैट लिया, वहाँ पहली बार मैंने तैयारी शुरू की। और मैंने MA की जब नौबत आई तो हिस्ट्री छोड़ के हिंदी साहित्य लिया। ये आसान नहीं था, क्योंकि DU में एक नियम है कि आप MA करेंगे तो BA में पढ़ा होना चाहिए। हाँ जी। और BA तो हिस्ट्री ऑनर्स था। तो MA के एडमिशन के 9 रूल्स थे, उसमें से जो 9वां रूल था, ये 9वां मतलब कह लीजिए एलिजिबिलिटी थी, वो ये थी कि आपने ग्रेजुएशन में 1 पेपर हिंदी का पढ़ा हो। और हिस्ट्री ऑनर्स में 1 पेपर सब्सिडियरी हिंदी का था मेरे पास। उस रूल से एडमिशन हो सकता था, पर हो कैसे, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो मेरा DU में एडमिशन नहीं हो पाया। फिर जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ, क्योंकि वहाँ डिमांड कम रहती थी, सप्लाई हो सकती थी। तो मैंने MA प्रीवियस जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज से किया। ये बात 1993 से 94 की है। और मैंने ग्रेजुएशन में तो मैं बहुत ही औसत विद्यार्थी था। कॉलेज में शायद मैं टॉपर था, लेकिन इसलिए कि सब मुझसे भी खराब विद्यार्थी थे। तो 51.5% मेरा ग्रेजुएशन का स्कोर है कुल मिला के। वो भी पहला साल बहुत ख़राब था, इसलिए बाकी 2 में अच्छा करते करते वहाँ तक पहुँच पाया। MA प्रीवियस वो पहला साल था जब मैं सीरियस हुआ पढ़ने के लिए, ज़िंदगी में पहली बार सीरियस हुआ पढ़ने के लिए। स्कूल में मैं ठीक था, 7वीं 8वीं क्लास तक मैथ्स में 100 नंबर आते थे मेरे। इंग्लिश में फेल होता था। फेल होते थे? हाँ, 9वीं क्लास तक मैं इंग्लिश में लगभग हर साल फेल हुआ। मतलब एनुअल में पास हो जाता था, क्योंकि मेरी माँ स्कूल में टीचर थी। मेरे ख्याल से इसका बेनिफिट मिलता होगा मुझे। मेरा मतलब ऐसा मुझे कभी बताया नहीं गया,
पर मुझे मेरा अनुमान है कि इतना ध्यान तो टीचर से बच्चों को रखा ही जाता होगा। क्योंकि मैं अपने अंग्रेजी में पास हो जाऊं उसमें मेरे कर्म तो नहीं होते थे, क्योंकि मैं जो बच्चा हर साल के हर एग्ज़ाम में फेल हो रहा है, एनुअल में हर साल पास हो जाता है, या तो स्कूल की अपनी पॉलिसी होगी जो रोकना नहीं है बेटे। हाँ, आगे बढ़ो। जो भी पॉलिसी हो। 10th क्लास में मेरी इंग्लिश ठीक हो गई। एक टीचर ने मुझे, हमारे यहाँ होता क्या था कि रटने की परंपरा थी इंग्लिश को भी, भाषा को भी। तो पेरेंट्स हिंदी के थे तो हिंदी तो अपने आप अच्छी हो गई थी जी। इंग्लिश में हम स्कूल में जब जाते थे तो टीचर आंसर लिखवाते थे, रटना होता था, रोज़ टेस्ट होता था, जो टेस्ट में पास नहीं होगा मुर्गा बनता था रोज़, ये परंपरा थी। तो हम तो उस मतलब वर्ग वाले थे जो सीधे आके बिना टेस्ट दिए मुर्गा बन जाते थे कि औपचारिकता क्यों करें। जब परिणाम वो होना ही है तो फिर सीधे उसी पे चलते हैं। तो 3-4 लोग हमारे क्लास में थे इंक्लूडिंग में जो सीधे दूसरा स्टेप लेते थे। 10th में एक टीचर ने पहली बार समझाया कि अंग्रेजी एक भाषा है और भाषा के कुछ एक तमीज़ होती है, कायदे होते हैं। तो जब ग्रामर पहली बार थोड़ी सी समझ में आई, इतना सा, मतलब हंसी आएगी आपको, मुझे पहली बार 10वीं में ये समझ में आया कि भूतकाल बनाना हो तो सेकंड टेंस यूज़ करनी है। ये पहला टर्निंग पॉइंट था। तो मैंने कहा कि राम वेंट, बोले वेरी गुड, इसका मतलब राम चला गया। मुझे पहली बार समझ में आया कि ये तो बड़ा आसान है, ये तो कुछ खास बात नहीं है। तो मैंने 1-2 आंसर लिखे, निबंध लिखे, सारे भूतकाल में लिख दिए। तब उन टीचर ने, उनका नाम अजीत था, अजीत जी हम बोलते थे, और मतलब वो प्रसिद्ध थे, शीशम के डंडे से पीटा करते थे, पर मुझे उन्होंने पीटा नहीं, उन्होंने मुझे नहीं मारा कभी। स्कूल में टीचर्स की पहचान डंडे से भी होती थी कि किसके पास छड़ी है गुलाब वाली, कांटे वाली है, किसके पास शीशम का डंडा है, किसके गुड़हल हमारे यहाँ नहीं चलता था। हमारे यहाँ तो बहुत, हाँ, गुलाब, शीशम, ये सब होता था हमारे यहाँ। कुछ लोग चौक उंगली में दबाया करते थे, कुछ पीछे स्केल से मारा करते थे, डस्टर भी मारते थे, कुछ यहाँ पर चूंटी काटते थे बगल में। हाँ, तो वो फॉर्म्स ऑफ टॉर्चर। नहीं ठीक है, लेकिन हमें उसका अफसोस नहीं है बिल्कुल भी। हमें लगता है कि हम जैसों के लिए बहुत ज़रूरी भी था उस समय, वो कोई अफसोस नहीं है उसको लेके। तो नॉस्टैल्जिया फील करते हैं अब तो। मतलब हमें ये पता है कि उन टीचर्स की इंटेंशन हमारा अहित करना नहीं थी, उनको उनकी समझ थी कि बिना इसके ठीक नहीं होंगे। हो सकता है कि उस माहौल में शायद उसके बिना ठीक होते भी नहीं, मुझे नहीं पता। माहौल का भी है ना, जैसे अमेरिका में मेरे बड़े भैया रहते हैं तो वहाँ बच्चों को नहीं मारा जाता, वहीं बच्चे ठीक ही बिहेव करते हैं। यहाँ मारते हैं तो यहाँ भी ठीक बिहेव कर रहे हैं। तो कई बार उस माहौल में एक्सपेक्टेशंस लोकल सॉल्यूशन। जैसे वहाँ पनिशमेंट क्या होती है कि आपको 1 घंटे तक स्टाफ रूम में जाके बैठना है, ये पनिशमेंट है, और आपसे 1 घंटे तक कोई बात नहीं करेगा, 1 घंटा दीवार की तरफ खड़े होकर देखना है। अब ये पनिशमेंट हमारे यहाँ तो इसको तो मौज कहेंगे, फिर ये तो पनिशमेंट हुई नहीं है। तो जैसे हमें जब स्कूल में टीचर स्कूल से निकालते थे क्लास से बाहर कि जाओ क्लास से निकल जाओ, अब बाकी बच्चे जलने लगते थे, हमें खुशी हो रही है, अब क्लास में बैठना टॉर्चर है, क्लास के बाहर निकाल दिया तो वरदान हुआ। फिर उनको समझ में आया क्लास से निकालना ठीक नहीं है, क्लास के अंदर टॉर्चर करना ठीक है। तो बेंच पे खड़े हो जाओ, डेस्क पे खड़े हो जाओ, मुर्गा बन जाओ, डंडे से पीटो, ये सब होता था। सबके साथ होता था, ऐसा नहीं सिर्फ मेरे साथ होता था, कुछ अच्छे बच्चों को छोड़ के बाकी सबके साथ होता था। तो ये स्कूलिंग में जब इंग्लिश पहली बार समझ में आई तो उन्होंने कहा कि बेटा सिर्फ पास्ट टेंस नहीं होता, फ्यूचर भी होता है, प्रेजेंट भी होता है। इतना सा बताया कि प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगा दो, फ्यूचर में विल शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दो, इतना ही करना है। 7-8 दिन लगते लगते 12 टेंस समझ में आ गए, और समझ में आ गए तो बात खत्म हो गई। 9th क्लास में मेरे पेरेंट्स की राय ये थी कि मैं 10th में इंग्लिश में पास होऊंगा या नहीं पता नहीं, क्योंकि उसमें स्कूल का नहीं चलता है कुछ भी हो, तो बोर्ड का एग्जाम है, लेकिन बाकी सभी में डिस्टिंक्शन आ जाएगी। डिस्टिंक्शन का मतलब 75, उस समय वो बहुत बड़ी बात थी 75। अब तो भंडारा चल रहा है CBSE में, लेकिन उस समय तो बड़ा मुश्किल हुआ करता था। इंटरेस्टिंग बात है, मेरी 10th की मार्कशीट में मेरी डिस्टिंक्शन केवल इंग्लिश में है, सिर्फ इंग्लिश में है 77। हिंदी तक में नहीं आ पाई क्योंकि उस साल मार्किंग बहुत टफ हुई, 72 हिंदी में रहे। उससे मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने 11th-12th इंग्लिश मीडियम से किया, हिस्ट्री ऑनर्स इंग्लिश मीडियम से किया। फिर मैंने बाद में MA सोशियोलॉजी, MA मास कॉम, LLB, मैनेजमेंट सब इंग्लिश से पढ़ा। आज मुझे कुछ भी रिसर्च करनी हो, मेरी पहली भाषा इंग्लिश होती है रिसर्च करने के लिए। तो
तब से मुझे लगता है कि अंग्रेजी सीखना कोई रॉकेट साइंस छोड़ना है, बिल्कुल आसान सी नहीं। चीज़ है, कोई भी सीख सकता है, भाषा ही तो है, ऐसा क्या है उसमें। तो एमए हिंदी इसलिए लिया क्योंकि हिंदी पे मेरी पकड़ बहुत अच्छी थी, लेकिन उस समय तक इंग्लिश मेरी काफ़ी अच्छी थी। मैं ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम से कर चुका था, इंग्लिश में 1-2 डिबेट्स भी बोल चुका था, एक आध डर लगता था, लेकिन 1-2 बार लगा कि प्राइस ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं मिलेगा। गए तो बाई चांस वहाँ भी एक प्राइज़ मिलेगा, चौथा तीसरा कोई थर्ड के बाद कंसोलेशन प्राइज़ हुआ करता था, सांत्वना पुरस्कार। तो वैसा कुछ मिला, SRCC में शायद डिबेट थी एक। एमए हिंदी इसलिए किया कि अब मुझे लग गया था कि मैं सेल्समैन तो नहीं बनना चाहता हूँ ज़िंदगी में, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब अपना उद्यम कर चुका था, आजकल स्टार्टअप कह के बड़ा हाइप मचा देते हैं, तो स्टार्टअप मेरा सक्सेसफुल चल रहा था उस समय, प्रिंटिंग वाला। हाँ, पर ये था कि इनकम अच्छी थी, शायद किसी भी क्लास 1 जॉब से ज़्यादा इनकम उस समय उस स्टार्टअप से थी मुझे, मतलब हम 2 भाइयों को। पर ये फीलिंग नहीं आ रही थी कि यही करने के लिए जन्म हुआ है, इससे कुछ बेहतर होना चाहिए। तो मुझे समझ में आया कि अब 2 ऑप्शंस मेरे पास हैं। पॉलिटिक्स तब तक थोड़ा सा बैक स्टेज जाने लगा था कि वो उतना शायद आसान नहीं होगा, तो ये हुआ कि सिविल सर्विसेज, और नहीं तो फिर हिंदी में प्रोफेसर। और हिस्ट्री में मैं कॉन्फिडेंट नहीं था क्योंकि मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था, मुझे बहुत गहरी रुचि उसमें थी नहीं उस समय, अब है बहुत रुचि, उस समय नहीं थी। तो मैंने एमए हिंदी लिया ज़ाकिर हुसैन इवनिंग में, और एमए हिंदी में मैं जो पहले साल में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 2nd रैंक पे आया। अच्छा, यूनिवर्सिटी टॉपर। हाँ, 2nd टॉपर, 62.5% मार्क्स है, जो कि मतलब ठीक थे, DU में काफ़ी अच्छे थे। उस कॉलेज में डॉक्टर सुधीश पचौरी पढ़ाया करते थे, ज़ाकिर हुसैन इवनिंग में कमल किशोर गोयनका पढ़ाया करते थे, अच्छे प्रोफेसर से। हालांकि मैं क्लास में नहीं जाता था, लेकिन थे कॉलेज में वो भी, और मैं भी उस कॉलेज में था। मैं काम करता था, मैं मतलब सारे काम धंधे चल रहे थे, कैसे जाता, अपने यहाँ पढ़ के नोट्स वगैरह मैनेज करके हुआ। फिर मैंने हिंदू कॉलेज में माइग्रेशन लिया 2nd ईयर में, एमए फाइनल मैंने हिंदू से किया है। एमए किसी कॉलेज से करना नहीं होता दरअसल, एमए में सिर्फ एफिलिएशन होता है DU में कि आपका अटेंडेंस वहाँ, अटेंडेंस क्या मतलब एडमिशन वहाँ है, फ़ी वहाँ डिपॉजिट होगी, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए आप वहाँ जा सकते हैं, ट्यूटोरियल्स के लिए। तो एमए फाइनल में मैं रह रहा था DU में ही, संकल्प के हॉस्टल में। एमए फाइनल में मैं लगभग गोल्ड मेडलिस्ट होते होते रह गया, क्योंकि वो रिवैल्यूएशन में मैं 2nd पे हो गया था। वैसे 65% मार्क्स मेरे ओवरऑल एमए में रहे। और मैं सीरियस इतना हो गया था कि जब एमए फाइनल में था, UGC नेट JRF का एग्ज़ाम आया, तो मैंने फॉर्म नहीं भरने का फ़ैसला किया था। मेरी एक सीनियर थी, आप उनको जानते होंगे, प्रोफेसर रमेश उपाध्याय की बेटी प्रज्ञा उपाध्याय, वो मेरी 1 साल सीनियर थी, अभी शायद KMC में पढ़ाती हैं वो। उन्होंने मुझे डांट के कहा कि एग्ज़ाम देना चाहिए UGC का। मुझे लग रहा था कि मेरी पढ़ाई उतनी है नहीं अभी कि मैं कैसे निकाल पाऊँगा। तो जब उन्होंने डांटा और ये कहा कि, मैंने कहा दीदी फॉर्म भरने में 200 रुपये लगते हैं, मेरा इससे ना 10 दिन का खर्चा निकल जाता है हॉस्टल में। तो जब उन्होंने डांट के कहा कि ठीक है मैं फॉर्म भर देती हूँ, तो शर्मिंदगी हुई। मैंने कहा इतना भी बेशर्म होना ठीक नहीं है। तो फिर मैंने खुद ही फॉर्म भरा और मेरा JRF हो गया उसी समय, एमए फाइनल में ही हो गया। तो बड़ा रिलीफ था कि अब मुझे हर महीने 2,500 रुपये मिलेंगे। उस समय महीने का खर्चा 1,000 रुपये के आसपास हो चुका था, उस समय तक 1,000-1,200 के आसपास। अब 2,500 तो लगता था कि विजय माल्या हो गए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो इतना पैसा आ गया। तो मुझे लगा कि अब मैं सुकून से तैयारी कर पाऊँगा IAS की। फैमिली कंडीशंस ठीक थी, बहुत अच्छी नहीं थी, तो ये तय था कि मैं जो पैसा आएगा वो घर पे भेजूँगा, अपना काम DBT से चलाता रहूँगा। मेरी घर की जिम्मेदारी उस समय ख़त्म हो गई थी लगभग। तो एमए फाइनल हुआ। एमए फाइनल मेरा हो गया था, मतलब मैंने 16.5 में DU ज्वाइन किया। 17 से कम में अलाउड नहीं है DU में, तो एक स्पेशल परमिशन VC से मिलती है जो 1 साल तक की हो सकती है, उसके तहत एडमिशन हुआ था। 19.5 में ग्रेजुएशन हुआ, 21.5 में हो गया। तो एमए के बाद मैंने सोचा कि अब IAS का एग्ज़ाम देना चाहिए। तो एमए 95 में हुआ, 96 में मैंने पहला अटैम्प्ट दिया जब मैं लगभग 22 साल का था। और ये था कि उस समय 2 विषय होते थे, तय हुआ कि हिस्ट्री प्रीलिम्स में रखूँगा, हिस्ट्री और हिंदी मेंस में रखूँगा।
हिंदी के लिए, बल्कि मैंने कुछ क्लासेस की हिंदू कॉलेज के हमारे टीचर हैं प्रोफेसर रामेश्वर राय, उनसे मैंने पढ़ा उस समय। वो बड़े बहुत चर्चित लेजेंडरी टीचर हैं। लेजेंडरी है। मतलब पहली बार मैंने ज़िंदगी में समझा कि अध्ययन का स्तर क्या होना चाहिए। मतलब मैं एमए टॉप कर चुका था, पर मुझे हिंदी उतनी नहीं आती थी, मतलब उतनी क्या, ठीक से नहीं आती थी। उनसे पढ़ा तो मुझे पहली बार समझ में आया कि साहित्य का क्या स्तर होना चाहिए जी। फिर हिस्ट्री से फॉर्म भर दिया पहले अटेम्प्ट का। था मैं खिलाड़ी किस्म का व्यक्ति, मतलब बहुत प्रयोग करता था ज़िंदगी में। फॉर्म भर चुका था, उसके बाद बाई चांस एक दिन सोशियोलॉजी की किताब हाथ लग गई किसी की, ऐसे ही पलट रहा था। मैंने कहा तो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। फिर मैंने कहा इसी से एग्ज़ाम देंगे हम। तो मुझे कई लोगों ने समझाया कि इसी को शास्त्र में गधापन कहा गया है, लेकिन पर मैंने कहा नहीं, अब हिस्ट्री में पढ़ रहा था उस समय एग्ज़ाम के लिए, पर उतना आनंद नहीं आ रहा था पढ़ने में। तो मैंने दूसरा फॉर्म भरा यूपीएससी में। तब फॉर्म भरने की मियाद थी उस समय, 1 महीना। अच्छा। उसी समय की बात है। तो 96 के अटेम्प्ट में मेरे 2 फॉर्म भरे गए थे। दूसरा सोशियोलॉजी से भरा, और फॉर्म भरने और एग्ज़ाम के बीच में गैप मेरे ख्याल से 4-5 महीने का होता था उस समय। अब भी शायद इतना ही होता होगा। उसे मैंने ठीक से पढ़ा वो विषय। किसी ने बताया कि उसमें इंग्लिश में एक बड़ी अच्छी बुक है हेरलोम्बस की, वो पढ़ो। वो पढ़ी तो मुझे लगा कि ये नहीं पढ़ता तो जिंदा होने का फ़ायदा क्या था। इतना अच्छा सब्जेक्ट लगा। अच्छा। हाँ जी जनाब, वीडियो तो बहुत ही लंबी है। हम सोच रहे थे कि 20 मिनट 25 मिनट 2-4 पार्ट्स में के अंदर करेंगे, लेकिन मतलब इतना हम खो गए और उनका एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक, दूसरे टॉपिक से तीसरा टॉपिक, मतलब इस तरीके से फ़्लो के साथ वो अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में इस फ़्लो से बता रहे थे, इस ठहराव से बता रहे थे, इस प्यार से, मिठास से बता रहे थे कि यकीन करें कि अब हम इस पार्ट को कट करें, फर्स्ट पार्ट को, अब इस पार्ट को कट करें। 5 मिनट पे कट हुआ, जबकि हमारा इरादा था 20 मिनट 25 20 मिनट 5-6 पार्ट्स में हम इसे देखेंगे, आराम से एंजॉय करेंगे, आराम से देखेंगे, लेकिन बहुत ताकि बात भी कर सकें हम। अच्छा, अंदाज़ बताने का बड़ा बहुत आला ही आला है, बड़ा ही बेहतरीन है। और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है, अगर मैं 2 से 3 साल पहले की बात भी किसी को बताऊं तो मुझे रिकॉल करने में या रिमाइंड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं थोड़ा सा सोचूंगी, अच्छा नहीं वो ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, नहीं साइंस नहीं, केमिस्ट्री था, नहीं मैथ्स की बात हो रही थी, नहीं वो फला स्टूडेंट था, फला नहीं था, नहीं ये वाला ईयर नहीं, ये वाला ईयर था। 1996 1993 की बातें बता रहे हैं वो। मैं हैरान हूँ, उन्हें अपनी पूरी जर्नी वर्ड टू वर्ड याद है। मतलब कहीं पे भी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं, ऐसा था, सॉरी मैंने ये गलत बोल दिया, सॉरी या माजरत या कुछ ऐसा कि मैंने आगे पीछे कर दिया, नहीं। और मैं हैरान हूँ, सन भी साथ में बता रहे हैं, ईयर्स भी साथ में बता रहे हैं, कब मैंने कॉलेज किया, कब मैंने 12th कंप्लीट किया, 12th में कितनी मेरी परसेंटेज आई थी, कॉलेज में मेरी कितनी परसेंटेज आई, मैंने ग्रेजुएशन कितनी परसेंटेज से किया, मैंने कौन से सब्जेक्ट्स लिए, कौन से सब्जेक्ट्स को फिर मैंने चेंज किया, फिर मैंने हिस्ट्री पढ़ा, तो फिर मैंने हिस्ट्री के बाद दूसरा सब्जेक्ट जो लिया, फिर उसको मैंने हिंदी में भी पढ़ा, इंग्लिश में भी पढ़ा, घर के मामलात कैसे थे, कब क्राइसिस था, कब थोड़ा लगभग हालत अच्छी हो गई थी, कब थोड़ा सा ज़्यादा ही बुरे हालात थे जब मुझे सेल्समैन बनना पड़ा। मतलब मैं एक चीज़ नोटिस कर रही थी कि वर्ड टू वर्ड इनको अपनी जर्नी याद है। क्या ये इतना, यानी कि इन्होंने इतना टफेस्ट टाइम देखा है अपनी लाइफ में, या शायद इनकी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि या इतनी असरअंदाज करती है इन पर, या इन पर करा है या लोगों पर करती है कि इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर, कि इनको एक एक बात याद है, एक एक किस्सा, एक एक कहानी याद है, कब क्या हुआ था, कब कैसे हुआ था, कौन सा इंसिडेंट हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था। जब ईयर बता पाना बहुत बड़ी बात होती है। ये बहुत ही जीनियस इंसान की निशानी है। जो बहुत ही ब्रिलियंट हो, जो बहुत ही जीनियस हो, वही याद रख सकता है कि फला ईयर में मेरे साथ ये हुआ था, फला ईयर में ये परसेंटेज आई थी, मेरी मैट्रिक में इतनी परसेंटेज आई थी। मतलब मुझसे अभी भी कोई पूछे तो मैं 2 मिनट खामोश होने के बाद बताऊंगी कि यार मेरे BBA में क्या GPA आया था, मेरा इंटर में क्या GPA आया था, क्या परसेंटेज आई थी, मेरी मैट्रिक में क्या परसेंटेज आएगी। मैं इस चीज़ को बहुत सराहूँगी कि बहुत जीनियस हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और वाकई बहुत ज़बरदस्त बताने का अंदाज़। अच्छा, ना सिर्फ सन बता रहे हैं बल्कि मंथ तक बता रहे हैं, डेट तक बता रहे हैं कि शुरू के मंथ सेकंड हाफ था। हाँ, और वो डिपेंडिंग का भी बताया उन्होंने कि दिसंबर से फरवरी तक होती थी, तो डिपेंडिंग तो फिर मैं उससे पैसे ले लिया करता था, उससे जो प्राइस मनी मुझे मिलते थे।
अच्छा, जिस तरीके से वो एक दौर की बात बता रहे हैं कि 1000 रुपये में घर चलता था, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी एज इतनी ज़्यादा लग नहीं रही जैसे कि कोई बहुत ही बड़ी एज के अंकल दिख रहे हों, सफ़ेद बाल हों और बड़ी मतलब है कि बुज़ुर्ग शख्सियत दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं यार 1000 रुपये में हमारा पूरा महीने का खर्च चलता था। तो ऐसा लग रहा है बड़े पुराने दौर की बातें कर रहा हो कोई, 80 पीछे या उसकी यानी कि 65 की या मतलब 73 की कह रहे हैं ना, 73 की पैदाइश है। नहीं ना, जैसे मिसाल के तौर पर कोई 60-65 1965 1960 की कोई बातें हो रही हो कि 1000 रुपये में घर चलता था। इस एज के लग नहीं रहे जितनी एज मतलब जितना इतनी सस्ताई थी, इतना मतलब है कि चीज़ें कम होती थी, कॉस्ट कम होती थी। ये एक बड़ी हैरत की बात है। 1000 रुपये क्या होते हैं, 1000 रुपये क्या होते हैं जिसमें पूरा महीना चलता था उस वक्त। बड़े खुश हुए मतलब कि ये मुझे 2500 मिलने लग गए थे जब मैंने वो फॉर्म भरा था। अच्छा, एक चीज़ और, इस पूरी जो हमने अभी तक 40 मिनट की वीडियो देखी, इसमें मैंने एक चीज़ सीखी या एक चीज़ का आइडिया हुआ कि ज़रूरी नहीं है जो क्लास में डल हो वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं होगा। तो होता है ना कि हम डल बच्चे देखते हैं, सही याद नहीं कर पाते, एवरेज होता है, उनका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा होता, पास नहीं आते। बता रहे थे कि हर मर्तबा फेल आते थे, फिर फाइनल में चलो पास हो जाते थे, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट थे ये, कोई ख़ास नहीं था। बाहर चले जाते थे, बाहर खड़ा कर दिया जाता था, पनिश दी जाती थी, मुर्गा बनाया जाता था, डांट लगती थी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कभी भी मतलब सफलता स्कूल लाइफ और इस लाइफ से जज नहीं की जा सकती। वे असल में आप टीचर नहीं रहे या शायद आपका इन चीज़ों से ज़्यादा वास्ता नहीं रहा तो आपको हैरान कुन लगा ये। आप बड़े बड़े साइंटिस्ट उठा के देखें, बड़े बड़े लोगों को उठा कर देखें, बड़ी बड़ी शख्सियात उठा कर देखें किसी भी फील्ड में, आपको पता है वो अपनी स्कूल लाइफ में फेलियर रहे, वो अपनी लाइफ में बड़े फेलियर रहे। तो ये चीज़ मेरे लिए नई नहीं थी, ये आपको इस वीडियो से थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा, लेकिन मेरे लिए नई नहीं थी। मुझे 100% ये बात पता है कि जो स्कूल लाइफ में थोड़े डल होते हैं, वीक होते हैं, निकम्मे होते हैं, आप यकीन करें वो टॉपर से भी आगे जाते हैं। जो टॉपर होते हैं ना उनकी क्लास में, उनको देख रहे होते हैं यार इसने कैसे किया, ये कैसे आगे गया। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि स्कूल लाइफ में आप किसी भी बच्चे को जज नहीं कर सकते कि इसके अंदर स्किल्स हैं, ये टैलेंटेड है कि नहीं है। तो अग्री न्यूज़ का पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, लेकिन वो जीनियस नहीं है ये नहीं कह सकते, वो ब्रिलियंट नहीं है ये नहीं कह सकते, वो टैलेंटेड हो सकता है, वो किसी भी फील्ड में आगे जाके बहुत कामयाब हो सकता है, टॉपर्स को पीछे छोड़ सकता है। अच्छा, एज की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, एज माशाल्लाह से अच्छी है इनकी। ये बता रहे हैं 1993 में तो ये अपना स्कूल कंप्लीट कर चुके थे और बाकायदा ये एडमिशन ले चुके थे, ग्रेजुएशन चल रहा था इनका 96 में। तो मेरे हिसाब से इनकी एज तो है अच्छी, एज मतलब काफ़ी सीनियर हैं, काफ़ी एजिड कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को बड़ा फिट रखा है। और मैंने अक्सर इनके यहाँ के लोगों को देखा है कि 50s से अबव लोग हैं या 40s से अबव भी हैं, तो वो आपको यकीन करें ज़रा सा बिलाशुबा लगेंगे भी नहीं कि ये 40s या 50s का बंदा है। बड़े फिट होते हैं, ये योगा करते हैं, ये अपनी फिटनेस का बड़ा ख्याल रखते हैं ये लोग। और एक और चीज़ है मैंने जो देखा है, डिप्रेशन और स्ट्रेस नहीं दिखता मुझे इनकी पर्सनालिटी को देख के। बड़े इत्मीनान, पुरसुकून, काम, रिलैक्स बंदे लगते हैं। अगर मैं क्योंकि ज़्यादा पर्सनली इनको जानती नहीं हूँ, 1-2 वीडियोज़ पहले देखी और आज ही वीडियो देखी, तो मैंने अक्सर इनको देखा है, इनका रवैया बला का पुरसुकून है। इनका रवैया, इनके बात करने का स्टाइल इतना डिसेंट, इतना काल्म है कि शायद ही मैं बोलूँगी पूरी दुनिया में चंद लोगों का ऐसा बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। क्वालिफाइड हर कोई हो सकता है, एजुकेशन हर कोई हासिल कर सकता है, पढ़ा लिखा हर कोई हो सकता है, बड़ी बड़ी ओहदों पे हर कोई बैठ सकता है, पोस्टों पे हर कोई जा सकता है, लेकिन ये बिहेवियर जो इनका है ना, ये जो इनका एक सलूक है, एक रवैया है, बात करने का एक एटीट्यूड है, ये बहुत सिलेक्टेड लोगों में पाया जाता है। और ये वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ से, अपने आप से, अपने काम से सेटिस्फाइड होते हैं। ये पुरसुकूनियत हर किसी के अंदर नहीं आ सकती। असल में सुकून जो होता है या पुरसुकून जो होता है वो पैसा नहीं होता है, अपने आप, अपने काम, अपने अमल, अपने बिहेवियर, अपने आसपास की चीज़ों से मुतमईन होना। आपको आपका ज़मीर, आपका अंदर मुतमईन हो कि नहीं यार मैं जो हूँ, या मैं किसी से गलत नहीं कर रहा हूँ, या मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरी, मैंने क्या किया, ठीक है ना। तो ज़मीर मुतमईन होता है तो इंसान बिल्कुल मुतमईन होता है। और वाकई मतलब है कि बहुत ही अच्छे तरीके से एक दिन की एक एक्स्ट्रा वीडियो में मैंने देख ली थी, मतलब सामने आ गई थी, तो जिसमें ये लोगों को, बच्चों को ये बता रहे थे कि हम अपनी ज़िंदगी में काम कौन सा करें, मतलब हम अपनी देखिए हमने रिएक्शन भी दिया उस पर, कौन सी थी जिसके अंदर वो ABCD करके ऑप्शंस थे, EF तक। मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैंने हाँ, जिसमें वो बता रहे थे कि कोई भी शख्स आगे चल के अपनी ज़िंदगी में वो काम करता है जो उसकी नेचर से जुड़ता है। तो ये जो अभी लास्ट में आए थे
सोशियोलॉजी, उस वक्त इनकी आंखों में एकदम चमक आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि ये अब पॉइंट पर आए हैं, ये अब बता रहे हैं कि मुझे मेरी अच्छा जिंदगी का मकसद समझ में आया। इस तरह से कुछ चीज़ें हम स्कूलों में डिफ़ाइन कर लें। मैट्रिक 9 में कोई एक ऐसा आधे घंटे का एक पीरियड हुआ करे रोज़, कोई ऐसा शख्स आए जो सिर्फ़ और सिर्फ दुनियादारी के बारे में बताए, आगे चल के फील्ड्स के बारे में बताए। करियर काउंसलिंग हो। काउंसलिंग तो देखिए, काउंसलिंग तो ये होगी ना कि बच्चे से बातें हो रही हैं और उसको बताया जा रहा है, उनको दुनिया के बारे में बताया जाए, मतलब डिस्कशन हो, डिस्कशन, तो उससे निकलती है चीज़ें, बच्चे को पता चलेगा। अब जैसे उनके हाथ में एक किताब लगी, उन्हें आइडिया हुआ। कई हमने ऐसी वीडियोस देखी कि एक शख्स ने लेक्चर सुना था, स्कूल के अंदर पढ़ कुछ रहा था, एकदम से कोई और शख्स लेक्चर देने आया था आईटी के हवाले से, शायद तैयारी करने गए थे वो बाकायदा कोचिंग में, तो उनको पढ़ाने का अंदाज़ बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है ना। हाँ। तो एक मरतबा एक कॉलेज में एक शख्स ने लेक्चर सुना, तो क्या यही तो मैं करना चाहता हूँ। तो वो चीज़ें अगर स्कूल में ही, मैट्रिक ऐसा पॉइंट है कि वहाँ पे करियर बिल्ड हो रहा होता है, वहीं पे डिसाइड होता है इंसान ने क्या करना है क्या नहीं, तो क्या कोई आधे घंटे का ऐसा डेली बेसिस पे कोई ऐसा टीचर या ऐसे लोग नहीं हो सकते जो काउंसलिंग करें, जो समझाएं या गाइड करें या दुनियादारी के बारे में मालूमात दें, फील्ड्स के बारे में बताएं कि ये बैंकिंग ये होता है, उसके अंदर ये होता है, फलानी चीज़ ये होती है, उसके अंदर ये होता है। जर्नल डिस्कशन, उसमें कोई पेपर नहीं हो, कोई उसका पेपर नहीं देना कल को जाके, उससे बच्चा कम से कम ये तो पता चल जाए, उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद होने से बच जाए, उसका वक्त तो बर्बाद होने से बच जाए, आगे चल के उसने जो बनना है वो शायद उसी वक्त तय कर ले। अच्छा, बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाया है इन्होंने इस वीडियो में कि एक बच्चा जो क्वार्टरली में भी फेल हो जाता है, फॉर सपोज इंग्लिश में या मैथ्स में, वो हाफ ईयरली में भी, हमारे यहाँ 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल। तो क्वार्टरली में भी फेल हो रहा है, हाफ ईयरली में भी फेल हो रहा है, लेकिन एनुअल में उसके 33 मार्क्स आ जाते हैं, पासिंग मार्क्स आ जाते हैं, 33, 40 ऐसे मार्क्स आ जाते हैं उसके। तो मैं भी अक्सर ये सोचती थी, चलिए इनकी मदर थी, तो इन्होंने कहा शायद मुझे एडिशनल कोई सपोर्ट मिल रहा होगा जो मुझे नहीं पता, कभी मुझे बताया नहीं गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मम्मा की वजह से शायद मुझे पास आउट कर देते थे, या हमेशा एनुअल में ही मैं कैसे पास आउट हो जाता था, जबकि मैं दूसरे एग्जाम्स में फेल होता था। मैं भी अक्सर यही सोचती थी कि यार इनका कोई सिस्टम होगा, कोई एक इनकी पॉलिसी होगी कि बच्चे को एनुअल में नहीं होते, एनुअल में लाजमी कुछ ना कुछ करके ज़बरदस्ती के मार्क्स देकर निकाल देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि पिछली क्लास ने आना है तो उस क्लास के साथ पढ़ सकता है। कुछ बच्चे अगर फेल भी हो जाते हैं, सारे पेपर्स में फेल है, तो वो कुछ नहीं कर सकते, तो फिर वो क्लास के साथ पढ़ता है। तो यही है कि अच्छे खासे बच्चे अगर इस तरह फेल कर दिए जाएँ तो पिछली क्लास ही भरी रहेगी, तो अगले बच्चे कहाँ आएंगे। बोर्ड में बड़ी दिक्कत होती है ना, क्योंकि बोर्ड में तो स्कूल वालों का कुछ भी अमल दखल नहीं होता। तो बहुत अच्छा लगा, मज़ीद इस पर रिएक्शन देंगे और आगे मज़ेदार इनकी। अच्छा, आप कहेंगे नहीं कहेंगे, हमने इस वीडियो को पूरा करना है, हमें तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अब तो काम की बातें पता चलने वाली हैं। अब जैसे ही वो एक टर्निंग पॉइंट आया ना, मैंने कहा कब इसको कट करें, तो मैंने कहा अब टॉपिक चेंज हो रहा है। अच्छा, वो तो सवाल तो नहीं आ रहे, उन्होंने खुद नहीं टॉपिक चेंज किया। जब मैंने कहा चलो ये याद रह जाएगा पॉइंट कि अब मेरा साथ साथ अफेयर भी चल रहा था, तो मैंने कहा एक बहुत ही एक ग्लैमर आ गया वीडियो में। तो दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।